एग्जामगंज में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड में आज हम लोग आज के महत्वपूर्ण समाचारों पे चर्चा करेंगे। इस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, नीति आयोग की विकसित भारत रणनीति के अनुसार भारत कब तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। ओके, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, 2047 तक भारत जो है अपना लक्ष्य रखे हुए है। तो 2047 तक भारत जो हो जाएगा अपना $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, 2047 तक। ओके, देखिए इस प्रश्न में 2-3 चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही होंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, नीति आयोग, इसकी हमको बेसिक समझ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, तो एक अर्थव्यवस्था होता क्या है, दूसरी $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी है। ओके, तो भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी हमको जानकारी रखनी चाहिए कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम नीति आयोग के बारे में जानते हैं। देखिए, नीति आयोग जो है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो योजना आयोग को रिप्लेस करके हुआ था। ओके, प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया। प्लानिंग कमीशन के बारे में जानने की आवश्यकता है। प्लानिंग कमीशन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए योजना का निर्माण करता था और इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ओके, इसके चेयरपर्सन पीएम होते थे। जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम इसके चूंकि उनके समय में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम चेयरपर्सन थे। प्लानिंग कमीशन प्रत्येक 5 वर्ष पे अपनी योजनाएं देता था। इसका जो कंसेप्ट था टॉप टू बॉटम था। ये ऊपरी स्तर पे यानी केंद्रीय स्तर पे योजना का निर्माण करता था। हालांकि ये एडवाइजरी कमेटी था, अपना सलाह देता था, लेकिन टॉप टू बॉटम मॉडल पे ये कार्य करता था, यानी ऊपर से नीचे। ओके, और इसी को रिप्लेस करते हुए 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। ओके, नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो सलाह देती है सरकार को, यानी एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को विभिन्न विषयों पे अपनी सलाह देती है। ओके, इसके भी चेयरपर्सन जो है पीएम ही होते हैं। योजना आयोग की तरह इसके भी चेयरपर्सन पीएम होते हैं। क्लियर है। इसके प्रथम, चूंकि 2015 में बना है, तो प्रथम इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी, ओके, इसके प्रथम चेयरपर्सन थे। इसमें एक महत्वपूर्ण और पद होता है सीईओ का। सीईओ का एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसको भी आप देख लेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। ओके, और साथ साथ बता देता हूं कि इसके जो प्रथम जो सीईओ थे, फर्स्ट सीईओ मैं बता दे रहा हूं, प्रेजेंट आप देखेंगे, अरविंद पनगढ़िया। ओके, अरविंद पनगढ़िया इसके प्रथम सीईओ थे। इसके अलावा इस देखिए, हाल में कुछ और चर्चित चीजें हुई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने अपना 11 रिपोर्ट जारी किया है विकसित भारत के संदर्भ में। साथ साथ उसने नेट जीरो पे भी बात किया है। तो एक टॉपिक हमारे पास और आया कि नेट जीरो क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो विकसित भारत के संदर्भ में आप कंफर्म हो जाइए कि इसने अपना 11 रिपोर्ट जारी किया है और इसी ने लक्ष्य दिया है कि हम 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ओके, तो एक लक्ष्य तो ये हो गया।
अब नेट जीरो की बात की जा रही है, तो नेट जीरो को भी समझेंगे, और नेट जीरो पे भी इसने अपना एक टारगेट दिया है कि कब भारत अपने नेट जीरो को अचीव करेगा। तो 2070 में भारत ने अपने नेट जीरो को अचीव करेगा। अब प्रश्न उठता है कि नेट जीरो होता क्या है। तो देखिए, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप्ड नेशन है, वो बड़े स्तर पे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, और इस उत्सर्जन से क्लाइमेट पे कई तरह की नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। जैसे देखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ते जाता है, कई तरह की पर्यावरणीय क्षति भी होती है। तो इसके कारण जो भी हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन हो रहा है, उसको बैलेंस्ड करने के लिए हम कुछ तकनीक, नवीन तकनीक का डेवलपमेंट करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाएंगे, ताकि जो भी उत्सर्जन हमारा हो रहा है, एक तो वो कम हो, दूसरा हम फॉरेस्टेशन को बढ़ाएंगे ताकि पेड़ पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन को अवशोषित करें, और इसके माध्यम से हमारा जो उत्सर्जन है, जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना हम एमिशन को ऑब्जर्व भी कर ले, यानी उसके प्रभाव को जीरो कर दें। यही है नेट जीरो। तो इसका लक्ष्य हमने रखा है 2070 का। तो आप देखेंगे हम लोगों से ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं जो विकसित कंट्रीज है, जैसे यूएसए है। यूएसए भी बड़े स्तर पे ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करता है। उसने अपना लक्ष्य रखा हुआ है कि 2050 तक यूएसए अपना नेट जीरो प्राप्त करेगा। ओके, क्लियर है। हालांकि समय रहता तो और चीज़ें डिस्कस करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी हम लोगों ने अपना लक्ष्य तय कर रखा है कि हम अपना कितना प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, तो उसका भी एक लक्ष्य है, तो उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था एक टर्म था, जैसे हमने अभी आपने देखा कि हम लोग 2-3 चीज़ें टच किए थे। अर्थ इकोनॉमी की बात किए थे कि 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनाना है। तो वर्तमान स्थिति भी हम इकोनॉमी का इसके साथ देखते हैं। तो देखिए, एक हमारे यहाँ जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, जीडीपी का फुल फॉर्म सबको याद रहना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसको दो लेवल पे देखा जाता है। एक नॉमिनल जीडीपी देखा जाता है, और दूसरा देखा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। ओके, तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी के आधार पे पूरे वर्ल्ड में हमारा स्थान जो है चौथा है। क्लियर है, नॉमिनल जीडीपी में हमारा चौथा है। आप एक चीज नोट कर लें कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी के बारे में इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी पे हम चौथे स्थान पे हैं, और दूसरा जो है पीपीपी के आधार पे हमारी स्थिति क्या है। ओके, तो पीपीपी के मामले में हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी हमारा तीसरा स्थान है। पीपीपी भी समझना जरूरी है। इसे देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है इसको, हिंदी में क्रय समता, क्रय परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता के नाम से इसको जाना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, क्रय शक्ति समता। इसके आधार पे हम पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और नॉमिनल जीडीपी के व्यू से देखा जाए तो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक्स के ये छोटे छोटे टर्म हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। कई बार प्री में भी केवल टर्म पे प्रश्न आ जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है ये है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी। आपको भी पता है कि 2000 नेट उत्सर्जन 2070 तक हम लोग अचीव कर लेंगे। ओके, इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की थी ऊपर वाले में। आप देखिए, नेट जीरो उत्सर्जन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंजेस जो होता है उसके लिए कॉप सम्मेलन हमेशा होते रहता है, और नेट जीरो का अनाउंसमेंट भी COP 26 में हुआ था। यानी कॉप जो है 26 ये 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसी में यह निर्णय हुआ कि सारे देश अपना एक लक्ष्य तय करेंगे कि हमें कितना कार्बन उत्सर्जन करना है और ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रोल करना है।
उसके लिए उन्होंने अपना अपना एक लक्ष्य तय किया, जिसमें भारत ने भी तय किया कि हम 2070 तक अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे और 2070 में हम नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे। सेम अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि यूएसए ने भी अपना एक लक्ष्य रखा था कि यूएसए जो है 2050 तक अपने नेट लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ओके, तो ये क्लियर है। इसमें और कुछ फैक्ट्स हैं, इसके लिए कई सारे स्टेप्स उठाने होंगे हमें। जीवाश्म ऊर्जा जो है हमारा, या जो हमारा जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, तापीय विद्युत हो गया, तो इन सब से हमारी डिपेंडेंसी को कम करना है और जितना रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उन पे हमें अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी है। तो देखिए, इसमें 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की बात की जा रही है गैर जीवाश्म। ओके, गैर जीवाश्म ऊर्जा 2030 तक लक्ष्य है कि हम 500 गीगावाट एनर्जी ये करेंगे, इसके अलावे उत्पादन करेंगे। इसके अलावे हमने ये तय किया है कि हम अपना 50% एनर्जी सोर्स जो है नवीकरणीय ऊर्जा से करेंगे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा से अपना 50% सोर्स को प्राप्त करेंगे। और इसका प्रभाव पड़ेगा, हम कार्बन उत्सर्जन जो कर रहे हैं उसमें 45% कमी लाना है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए अनुमानित निवेश कितना है। देखिए, भारत सरकार ने तो अपना लक्ष्य तय कर लिया कि हम नेट जीरो 2070 में अचीव करेंगे। इसके लिए हमें नवीन टेक्नोलॉजी लेना होगा, कई तरह के फॉरेस्टेशन के कार्य करने होंगे, लोगों में इसके प्रति जागरूकता लानी होगी, पॉलिसी का निर्माण करना होगा। इसमें व्यापक स्तर पे खर्च किए जाएंगे और एक बड़ी राशि आएगी। वो राशि 22.7 ट्रिलियन डॉलर है। नोट कर लीजिएगा, 22.7 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आएगा 2070 तक नेट जीरो को प्राप्त करने में, और 2047 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का लक्ष्य रखे हुए हैं 30 ट्रिलियन डॉलर। ओके, 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 ट्रिलियन डॉलर या 22.7 ट्रिलियन डॉलर की बात क्यों की जा रही है। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस सहकारी टैक्सी सेवा की पहली राज्य भागीदार बनी। इस क्वेश्चन को देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट जो है एक कोऑपरेटिव कैब सर्विस के लिए पार्टनरशिप की सहमति दी है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट जो है एक कैब सर्विस में खुद को पार्टनर के रूप में ये करने जा रही है, प्रोवाइड करने जा रही है। तो ये है भारत टैक्सी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। भारत टैक्सी जो है इसमें दिल्ली गवर्नमेंट अपना कॉपरेशन देगी। अब भारत टैक्सी के बारे में थोड़ा समझिए। जैसे आप ओला, उबर जैसी कंपनियों को देख रहे हैं, वो एप्लीकेशन के माध्यम से ड्राइवर को कनेक्ट करती है। इसके अलावे पैसेंजर्स के लिए भी वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और इजली व्यक्ति जो है अपना टैक्सी बुक करता है। सेम इसी ढांचे पे भारत टैक्सी है। फर्क इतना है कि ओला, उबर जैसी कंपनियां जो है उसके लिए अपना कमीशन चार्ज करती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये ड्राइवर्स के लिए सारथी ऐप डेवलप कर रही है। सारथी नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, इसको मैं अगले क्लास में आपको ये कर दूंगा। लेकिन सारथी एज ऑनर करके है, सारथी ही ऑनर, यानी जो चालक है वही मालिक है, ऐसा ही इसका करके एक एप्लीकेशन है। आइए नेक्स्ट इसके बारे में और कुछ देखेंगे। ये जो कैब सर्विसेज हैं इसमें 2-3 और भागीदार हैं, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, एयरपोर्ट AAI जो है इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हिंदी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। ये भी इसका साझेदार है। इसके साथ साथ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ये भी इसका एक सहकार है। यानी दोनों इसको NCDC और AAI इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट है कि भारत टैक्सी पहल को किस संस्था का समर्थन मिल रहा है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इस पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एनसीडीसी इसको अपना समर्थन दे रहा है। एनसीडीसी की स्थापना जो हुई है 1962 में एनसीडीसी एक्ट के तहत की गई है। ओके, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा आप ऑप्शन जो देख रहे हैं, नाबार्ड की बात की जा रही है, सिडबी की बात की जा रही है, सेबी की बात की जा रही है, तो इस पे भी हम लोग समय के साथ नेक्स्ट टाइम में अध्ययन इस पे बात करेंगे। और आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत ने 2026 में किस प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, पूरे वर्ल्ड लेवल का चीज़ है, इसको हमें समझना होगा। तो भारत ने किम्बरले प्रोसेस को संभाला है। ओके, भारत ने किम्बरले प्रोसेस को संभाला है। क्लियर है। किम्बरले प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। देखिए, किम्बरले प्रोसेस क्या है। किम्बरले साउथ अफ्रीका में है, आपको ये जानकारी है। हीरा का बड़े स्तर पे साउथ अफ्रीका में और सोना का उत्पादन होता है। हीरा और सोना, हीरा सोना दोनों का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। तो किम्बरले में हीरा के रेगुलेशन के लिए, यानी डायमंड के रेगुलेशन के लिए इसको किम्बरले प्रोसेस जो है प्रारंभ किया गया था 2001 में यूएन के सहयोग से, यानी यूनाइटेड नेशन के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें 3 लोग हैं। ओके, क्लियर है। ये जो 3 लोग हैं, डाट